नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पहली यूनिट का चैप्टर नंबर 2 नर व मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण एवं संरचना, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। डियर फ्रेंड्स, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया के लिए हमने बताया पुष्प को धारण करते हैं, पुष्प का निर्माण होता है और पुष्प में नर और मादा जननांग विकसित होते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया को आवर्तबीजी पादपों में 3 घटनाओं के रूप में बांट सकते हैं। एक वे घटनाएं जो निषेचन से पहले होती है, यानी युग्मक संलयन से पहले होती है। दूसरी घटना निषेचन, और तीसरा नंबर का जो पार्ट है निषेचन पश्चात, यानी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। दिमाग में क्वेश्चन आता है निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का संलयन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो प्री फर्टिलाइजेशन की जो घटनाएं हैं वो आती है चैप्टर नंबर 2 में, और इसके अंदर अपने बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा? तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले अपने बात करते हैं मेल गैमेट फॉर्मेशन, नर युग्मक का निर्माण। हमने ये देखा कि पुष्प में नर जननांग पुंमंग होता है और पुंमंग का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? पुंकेसर। और प्रत्येक पुंकेसर की अगर अपने संरचना देखें तो इसके अंदर 3 भाग होते हैं। डियर फ्रेंड्स, नीचे वाला जो तंतुनुमा भाग है इसको अपने कहेंगे पूतंतु या फिलामेंट। उसके बाद में ऊपर वाला जो पोलन सेक प्राकोष है उससे जुड़ा हुआ जो बीच का पार्ट है संयोजक कनेक्टिव या इसको योजी कहेंगे, और ऊपर जो पेरेन्काइमा टिश्यू का जो बना हुआ पार्ट ऊपर टोपीनुमा भाग है इसको प्राकोष कहेंगे। तो अपने बात करते हैं कि इसका नर युग्मक कैसे बनते हैं, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, और रियल में नर युग्मक परागकण के अंदर बनते हैं। तो परागकण के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है इसके बारे में अपने बात करते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं नर युग्मक का निर्माण। नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है आवर्तबीजी पादपों में। नर युग्मक के निर्माण को समझने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि पुष्प का जो नर जननांग है वो पुंमंग होता है। पुंमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला लंबा तंतुनुमा भाग जो है वो पूतंतु, उसके बाद पूतंतु या इसको फिलामेंट कहेंगे, उसके बाद में कनेक्टिव या योजी कनेक्टिव, और ऊपर जो टोपीनुमा भाग है वो पोलन सेक या प्राकोष कहेंगे, प्राकोष। अब इस प्राकोष में लघु बीजाणुधानी का निर्माण और लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु कैसे बनते हैं इनके बारे में अपने बात करते हैं। तो प्रत्येक प्राकोष है उसमें 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं, यानी टोटल एक प्राकोष में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ है, ये देखिए 4 कोष्ठ है इसके, और प्रत्येक कोष्ठ में लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी का निर्माण किस प्रकार से होता है? प्रारंभ में प्रत्येक कोष्ठ के अंदर अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती हैं, अविभेदित कोशिकाएं। जब लघु बीजाणुधानी के निर्माण का समय होता है उस समय अंदर की जो हाइपोड्रमल की कोशिकाएं हैं वो सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती हैं
और आर्चिस्पोरियल सेल का निर्माण करती हैं, प्रारंभिक आद्य कोशिका का निर्माण करती हैं और इस कोशिका में विभाजन द्वारा बाहर की ओर द्वितीय कोशिका प्राइम पेराइटल सेल, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और अंदर की ओर बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। बीजाणुजन ऊतक भी बोल सकते हैं। द्वितीय कोशिका और इसका निर्माण कैसे होता है, इसके लिए अगर अपने बात करें एक लघु बीजाणुधानी की संरचना की, तो हमें किस प्रकार की दिखेगी देखते हैं। ऊपर ही ऊपर एपिडर्मिस दिखाई देगा, उसके बाद उसके नीचे की परत होगी एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और लास्ट में अंदर की साइड की परत होगी टेपेटम। देखते हैं इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। लघु बीजाणुधानी का विकास प्राग कोष के अंदर जो प्रत्येक कोष्ठ में होता है, चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियां बनती है। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी की अपनी संरचना देखते हैं। एक कोष्ठ के अंदर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर की जो परत दिखाई देगी उसको कहेंगे अपने एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस का पार्ट है। सबसे बाह्य परत होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो कोशिकाएं हैं पेरेनकाइमेटस होगी, यानी मर्दूदकीय कोशिकाएं होंगी। एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट होगा एंडोथीसियम। इस प्रकार की कोशिकाएं एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम। इसके बाद इसके नीचे होगी मिडल लेयर। मिडल लेयर की 2-3 परतें होंगी। इस प्रकार की कोशिकाएं, ये मिडल लेयर। ये लंबी लंबी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं कि मिडल लेयर की ये केंद्रक कोशिकाएं सजीव होगी, जीवद्रव्य युक्त होगी। इसकी 2-3 परतें होंगी, एक परतें नहीं, 2 से 3 परतें इसकी उपस्थित होंगी। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, इसके नीचे वाला पार्ट किया गया अपने मिडल लेयर। मिडल लेयर के नीचे वाला पार्ट होगा टेपेटम। टेपेटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं। ये टेपेटम की कोशिकाएं। टेपेटम।
एपिडर्मिस की कोशिकाएं बाह्य सुरक्षात्मक आवरण की भांति काम करती हैं, आउटर कोट हैं। एंडोथीशियम की कोशिकाएं परागकोश स्फुटन में मदद करती हैं। इसकी कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही होती हैं, यानी जल को ग्रहण करती है, और जिससे परागकोश स्फुटन में मदद होती है, परागकोश फट जाता है। इसके बाद में मिडल लेयर की 2-3 परतें हैं। फिर टेपिटम। टेपिटम के कई काम हैं, जैसे एक तो परागकणों के चारों तरफ, परागकणों के चारों तरफ जो तेलीय परत पाई जाती है, इस तेलीय परत का श्रावण टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा परागकणों के चारों तरफ एक जैव अनअपघटनीय पदार्थ की परत पाई जाती है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जैविक अपघटन जल्दी से नहीं होता है और परागकण लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ये बाह्य परत का निर्माण जो है वो भी टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रोयूबिस बॉडी का श्रावण किया जाता है, जो एक प्रकार की प्रोटीन है, और ये प्रोटीन इस पर जब स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है तो यूबिस बॉडीज का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा केलोज विकर का श्रावण किया जाता है, केलोज एंजाइम का श्रावण किया जाता है टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा। तो ये सभी कार्य। अब ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये लघु बीजाणुदानी है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण कैसे होगा, तो अपने बात करते हैं स्पोरोजिनस जो सेल हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, या अपने कह सकते हैं कि ये कोशिका आकार में बड़ी होती हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस द्वारा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे 4 अगुणित या हैप्लॉइड लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ये लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में विद्यमान रहेंगे। जब ये लघु बीजाणु आपस में, ये लघु बीजाणु आगे चल करके परागकण कहलाएंगे। जब ये चिपके रहते हैं, इनके बीच में केलोज विकर के आने से ये अलग अलग हो जाते हैं। केलोज एंजाइम इनके बीच की वाल को घोल देता है और इनसे परागकण बन जाता है, जिसको अपने लघु बीजाणु या परागकण कहेंगे। और प्रत्येक एक परागकण की संरचना हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। परागकण की संरचना की अगर अपने बात करें तो प्रत्येक परागकण के चारों तरफ 2 परत होंगी। ये बाहरी परत परागकण की एक्जाइन, जो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन पोलेनिन। अंदर वाली परत इंटाइन, जो पेक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई है। पेक्टिन और सेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज। और इसके अंदर ये केंद्रक है, इसमें विभाजन होता है और अनइक्वल विभाजन होता है, जिससे इसमें 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। इस परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं बनती है। बड़े आकार की जो कोशिकाएं होगी वो होगी कायिक कोशिका, और छोटे आकार की जो कोशिका होगी वो होगी जनन कोशिका। बाहर की तरफ ये जर्मपोर जनन छिद्र पाया जाता है, जिससे पराग नलिका बाहर निकलती है। ये इसका
न्यूक्लियस है। तो ये एक परागकण की संरचना हमें दिखाई देती है। कुछ परागकणों के परागकण जो है वो कई प्रकार के हे फीवर, एलर्जी, कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अपन देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर के किनारे जो घास लगी हुई है, कांग्रेस घास बोलते हैं, और इस घास के जो परागकण है वो दिसंबर और जनवरी महीने में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। परागकणों का फायदेमंद रूप से भी उपयोग किया जाता है। तो हमने बात की नर युग्मक का निर्माण, ये अपने इसको नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। नर युग्मक इसके अंदर बनेगा। ये जो केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है, इस केंद्रक में अब विभाजन होगा और विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बनेंगे। ये नर युग्मक, दोनों नर युग्मक यहां से जब परागण की क्रिया हो जाती है और इससे क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है, तो इस पराग नलिका में इस केंद्रक के विभाजन द्वारा यहां पर दो नर युग्मक आ जाते हैं। तो इसको अपने नर युग्मकोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट कहेंगे। तो आज हमने देखा आवर्तबीजी पादपों में जनन की क्रिया में नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार संपन्न होता है। कर रहे थे परागकण की संरचना, परागकण का निर्माण किस प्रकार होता है। तो लघु बीजाणुधानी जो परागकोश के प्रत्येक कोष्ठ के अंदर चारों कोनों पर चार बनती है, उस लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस किस प्रकार होती है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मतलब है लघु बीजाणु का निर्माण। लघु बीजाणुधानी हमने देखा कि जो परागकोश है, इस परागकोश के प्रत्येक कोने में एक लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है और लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मातृकोशिका जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। वो लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं और आगे चल करके परागकण का निर्माण करते हैं। ये परागकण की अपने संरचना देख चुके हैं। जब लघु बीजाणु शुरुआत में बनते हैं तो एक लघु बीजाणुधानी यानी एक लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं और ये टेट्राड फॉर्म में रहते हैं। टेट्राड फॉर्म चतुष्क की अवस्था में। लघु बीजाणु चतुष्क जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे व्यवस्थित हो सकते हैं। तो सबसे पहला है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का मतलब तीन अपने को सामने की ओर दिखाई दे रहे हैं, एक इसके जस्ट बैक साइड में चार, और इस प्रकार का जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो डाइकोट के अंदर पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में डाइकोट प्लांट। द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार के परागकण जो है लघु बीजाणु जो शुरुआत में बनते हैं वो इस ढंग से व्यवस्थित होते हैं। और इसके बाद नंबर 2 पर अपने बात करते हैं आइसोबाइलेटरल, समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक इसमें अपने को चारों पार्ट सामने दिखाई दे रहे हैं, चतुष्क के रूप में विद्यमान है। और इस प्रकार का जो चतुष्क है वो पाया जाता है मोनोकोट के अंदर। एक बीजपत्री पादपों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद अपने बात करते हैं टी शेप्ड। टी शेप्ड में 2 ऊपर होंगे और नीचे वाले 2 एक के नीचे एक व्यवस्थित होगा, यानी ये टी के आकार बनाएगा।
और टी का आकार जो बनाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है एरिस्टोलोकिया प्लांट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, पहला चतुष्फलक जो है वो द्विबीजपत्री में, दूसरा आइसोबाइलेटरल टाइप का एक बीजपत्री में, तीसरा टी शेप्ड जिसका आपने एग्जांपल देखा एरिस्टोलोकिया, चौथा डिक्यूसेट टाइप का जो है उसमें एक कंप्लीट दिखाई दे रहा है, दो ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं डिक्यूसेट टाइप का, और ये दिखाई देगा अपने को मैग्नोलिया के अंदर, इस प्रकार के बनते हैं। चौथा लाइनियर, चारों सीधे एक रेखा के अंदर दिखाई देंगे, एक के ऊपर एक, लाइनियर फॉर्म के अंदर होगा हेलोफाइला के अंदर। कुछ पौधों में परागकण आपस में संयुक्त होकर के पोलिनियम का निर्माण करते हैं, और पोलिनियम का निर्माण होता है डेजर्ट की जो वनस्पति हैं जिसमें लेटेक्स पाया जाता है, पेट्रोप्लांट्स हैं, रबर क्षीर पादप हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी आंख जो है, उस आंख के अंदर पोलिनियम का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार से पोलिनियम का निर्माण होता है। परागकण है वो मिलकर के पोलिनियम का निर्माण करते हैं। कुछ पौधों में बड़े आकार के परागकण भी उपस्थित होते हैं। इस तरीके से ये लघु बीजाणु चतुष्क विन्यासित होते हैं। अब अपने बात करते हैं कि ये लघु बीजाणु का जब निर्माण हो जाता है तो कुछ समय पश्चात इन लघु बीजाणु चतुष्क के बीच की ये वाल घुल जाती है, भित्ति खुल जाती है, और इनको घोलने का काम कौन करता है? केलोज विकर। केलोज एंजाइम जब इनको घोल देता है तो उसके बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, और इसके अंदर कोशिका में विभाजन से एक तो कायिक कोशिका बड़े आकार की और छोटे आकार की जनन कोशिका बन जाती है, और इससे परागकण का निर्माण हो जाता है, जिसको अपने नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन होता है ये अपने। अब इसके बाद में अपने बात करेंगे कि परागकण का स्फोटन, परागकोश का स्फोटन होता है, यानी परागकोश बाहर कैसे गिरते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो अपने बात करते हैं परागकोश स्फुटन, एंथर डेहिसेंस। तो अपने बात की थी जब लघु बीजाणुदानी में परागकणों का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद में परागण के समय परागकोश का स्फुटन होता है, और स्फुटन की जो प्रक्रिया है वो किसकी सहायता से होती है? लघु बीजाणुदानी में आवरण के रूप में एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये एंडोथीसियम की कोशिकाओं पर एक विशेष पदार्थ एल्फा सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है। ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही होती हैं, जो पानी को अवशोषित करके, वातावरण से नमी को अवशोषित करके और फूल जाती है, और परागकोश का स्फुटन होता है। परागकोश की स्फुटन कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है इसके बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स कंडीशन के अंदर, जैसे मान लो ये डायग्राम में अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से अगर मान लो स्फोटन हो रहा है तो ये प्रक्रिया कहलाएगी ट्रांसवर्स स्फोटन, ट्रांसवर्स डेसेंस। इसका उदाहरण है तुलसी, ओसिमम सेंक्टम। दूसरा है लंबवत जो है वो पाया जाता है धतूरे में। तीसरा है छिद्र में, यानी छिद्र बन जाते हैं इस पार्ट में। इस प्रकार का जो डेसेंस है वो मकोई के अंदर पाया जाता है, सोलेनम नाइग्रम। कपाटीय, इसमें कपाटों के द्वारा होता है, और ये प्रक्रिया पाई जाती है बर्बेरी के अंदर। तो ये परागकोश स्फुटन की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद अपने बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट क्या होता है रियल में? जो परागकण बना है वो परागकण मेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। मेल गेमेटोफाइट का निर्माण परागकणों के अंकुरण से होता है। जब परागकण अंकुरित हो जाता है तो अंकुरित होकर के नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है।
परागकण अंकुरण की प्रक्रिया परागण की क्रिया के पश्चात होती है अधिकांशतया, जिसमें पराग नलिका निकलती हैं। तो ये परागकण है, इसकी बाह्य परत ये एक्जाइन जो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई, ये एंटाइन परत जो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसके अंदर ये केंद्रक है। इस परागकण में समसूत्री विभाजन होता है और ये विभाजन असमान होता है, जिसकी वजह से एक बड़े आकार की कायिक कोशिका और छोटे आकार की जनन कोशिका बनती है। इन दोनों कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा समान होती है, लेकिन आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका में अधिक होती है। जब परागण की क्रिया होती है तो परागकण जल और अन्य पदार्थों का पोषक तत्वों का अवशोषण करके फूल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। परागकण स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया होती है। अंकुरण होने के बाद इनसे माइक्रोपोर जो छिद्र है, जनन छिद्र परागकण का, इनसे पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका का निर्माण कायिक कोशिका द्वारा किया जाता है। ये कायिक कोशिका द्वारा पराग नलिका बनती है और इसके अंदर जो जनन कोशिका है, इसका केंद्रक विभाजित होता है और विभाजित होकर के दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। और ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो हमने देखा मेल गैमेटोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। नर युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण संरचना के बारे में।